हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट। क्या है कि तुम लोगों को पता होगा कि मैं सोलो पॉडकास्ट काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ और सारे के सारे पॉडकास्ट इंग्लिश में। पॉडकास्ट का नाम आशीष रंजन टॉक्स और अभी तक हमने ओवर 170 एपिसोड्स पब्लिश कर रखे हैं। कुछ और थोड़े पुराने फॉलोअर्स को पता होगा कि एक्चुअली वो पॉडकास्ट मोमेंटम पॉडकास्ट के नाम से स्टार्ट हुआ था और पहला एपिसोड इटसेल्फ वाज इन हिंदी, जो कि 2019 सितंबर में बनाया गया था। फिर कुछ लोगों को ये भी पता होगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल टॉप 4712 जो अभी 223,000 सब्सक्राइबर्स पे खड़ा है, वो भी पहले बहुत सारे हिंदी वीडियोस अपलोड किया जाता था उस पर ओवर टाइम वो चैनल मेनली इंग्लिश पे कन्वर्ट हो गया। अब उसके कई रीजंस हैं, ठीक है। तुम लोगों को ये पता होगा कि इंडिया में बस हिंदी नहीं बोला जाता, इवन दो कुछ लोगों को नहीं पता कुछ लोग अब इंडिया है तो हिंदी, सदर्न इंडिया को हिंदी नहीं समझ में आता। मैं त्रिवेंद्रम में रह चुका हूँ, तमिलनाडु में रह चुका हूँ, आंध्र प्रदेश घूम चुका हूँ, अभी तो तेलंगाना भी एक पार्ट हो गया है, कर्नाटका में रह चुका हूँ। वहाँ पे हिंदी उतना नहीं चलता, तो ये बोलना कि इंडिया है तो हिंदी है, ये गलत है, ठीक है। इवन नॉर्थ ईस्ट में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल बहुत सारे पार्ट में तुम्हें लोग मिल जाएंगे जो हिंदी में उतना कंफर्टेबल नहीं है। मेरी मातृभाषा हिंदी है, मैं रांची झारखंड में बड़ा हुआ हूँ, सब घर वालों से हिंदी में ही बात होती है, तो मुझे हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे हिंदी के वीडियोस काफ़ी पॉपुलर भी रहे हैं, लेकिन चूँकि मेरा कंटेंट काफ़ी एजुकेशनल रहा है, तो जब एजुकेशन में आते हैं, स्पेशली मेरा हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऑब्वियसली इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है। तो जब मैं गेट का बात कर रहा हूँ या एग्ज़ाम्स का बात कर रहा हूँ या फिर मास्टर्स का बात कर रहा हूँ, पीएचडी का बात कर रहा हूँ, तो मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंग्लिश लोगों को समझ में आएगा फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, वो उन्हें वो वीडियो कम से कम हेल्प करेगा। ऐसा कोई नहीं होगा जिसे इंजीनियरिंग करना है लेकिन इंग्लिश समझ में ही नहीं आ रहा, फिर तो पहला काम है कि इंजीनियरिंग समझना पड़ेगा, तब इंग्लिश समझना पड़ेगा, फिर तुम्हारा इंजीनियरिंग समझ में आएगा। बट ऐसा क्यों है कि मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ? देखो, मुझे कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है, पहले तो चैनल काफ़ी हाई लेवल पे अब पहुँच चुका है, बड़ा हो रहा है, डाइवर्सिफाई हो रहा है, इंडिया के बाहर के लोग को भी रीच आउट कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो वो चैनल के वैल्यूज़ थे वो कई लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा अगर मैं इसे हिंदी में ना बनाऊं तो। अब वैसे तो तमिल में भी बनाना चाहिए, कन्नड़ में भी बनाना चाहिए, बांग्ला में भी बनाना चाहिए, लेकिन वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं 2 लैंग्वेज बोलता हूँ, तो मैं क्यों अपना सारा एफ़र्ट जो है बस एक लैंग्वेज पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसीलिए ये डिसाइड हुआ है। क्या ये पहले भी स्टार्ट हो सकता था? हाँ बिल्कुल, ये 2 साल पहले भी स्टार्ट हो सकता था, मुझे कर देना चाहिए था, लेकिन ये आइडिया कभी आया नहीं। एक दिन अचानक से आइडिया आया, मुझे लगा कि ठीक है, हिंदी का एक अलग चैनल भी बन सकता है, तो ये मैंने बना दिया। जो लोग आशीष रंजन टॉक्स पॉडकास्ट सुनते रहते हैं, ये पैटर्न बिल्कुल सेम चलेगा। हम बहुत सारे थॉट्स, आइडियाज़, करियर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, कभी कभी एग्ज़ाम्स रिलेटेड, माइंडसेट रिलेटेड बातें करते हैं। यहाँ पे भी टॉपिक्स वैसे ही रहेंगे, टॉपिक्स का तो कोई कमी ही नहीं है, बट ये बिल्कुल नहीं होगा कि यहाँ पे वही चीज़ डिस्कस होगा जो वहाँ पे इंग्लिश में हुआ था, या फिर यहाँ पे जो हिंदी में डिस्कस हुआ था वो वहाँ पे इंग्लिश में होगा। ये बिल्कुल नहीं होगा, टॉपिक्स हमेशा अलग रहेंगे। तो तुम्हें सब कुछ जानना है तो तुम्हें दोनों चैनल फॉलो करना ही होगा। बस बात ये है कि चूँकि मेरा भी मदर टंग हिंदी है, तो बहुत सारे चीज़ों में मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो पाता हूँ। वो नेचुरल है भाई, वो तुम्हारा मदर टंग है तो तुम ऑब्वियसली दिन भर घर में वही लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तो तुम भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो। मेरे लिए हिंदी में पॉडकास्ट बनाना ऑब्वियसली ज़्यादा पीस ऑफ केक जैसा वर्क होगा, क्योंकि इंग्लिश जो भी हो मुझे अपना लैंग्वेज चेंज करना पड़ता है, बट इट इज़ फाइन। बस पॉइंट ये है कि अभी से हिंदी का पॉडकास्ट जो मोमेंटम पॉडकास्ट के नाम से चलेगा वो रेगुलर रहेगा। इंग्लिश का पॉडकास्ट जो
आर्ट पॉडकास्ट के नाम से चलता है वो भी रेगुलर रहेगा। बस ये डिफरेंस है कि अभी के लिए मुझे बैलेंस करने में क्वालिटी के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो आर्ट पॉडकास्ट 4 की जगह 3 आएगा हर महीने, और मोमेंटम पॉडकास्ट अब 2 आएंगे महीने में। इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, सब कुछ तुम्हारे सपोर्ट पे डिपेंड करता है। जिस तरह से आर्ट पॉडकास्ट में जनरली टॉपिक्स तुम्हारे क्वेश्चंस डाउट्स जो तुम सेंड करते हो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के थ्रू आता है, उसी से बनता है, इसी तरह यहाँ भी उसी से बनेगा। और बाकी ऐसा नहीं है कि ये पॉडकास्ट हमेशा सोलो ही चलेगा। ये चीज़ मुझे आर्ट पॉडकास्ट में भी प्रॉब्लम हो रहा था। कुछ गेस्ट होते थे जो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते थे, कुछ ऐसे होते थे जो इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, स्पेशली जब तुम कैमरा के सामने हो। तो बहुत सारे गेस्ट हिंदी में बात कर रहे थे और मैं उसे आर्ट में ही अपलोड कर रहा था, जो कि अब से चेंज हो जाएगा। जो भी गेस्ट आएंगे जो हिंदी में ही बात करना चाहते हैं वो यहाँ। तो सीधा सा बात है, आशीष रंजन का 2 पॉडकास्ट है, एक इंग्लिश और एक हिंदी, सिंपल। और ये पॉडकास्ट रेगुलर होने वाला है भाई। तुम मुझे जानते हो, कंसिस्टेंसी में, कंटिन्यूटी में मैं 5 साल से कर रहा हूँ ये सारी चीज़। वीडियो कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक वीक बार हो गया वीडियो ही नहीं आया। तो ये पॉडकास्ट रेगुलर तो है और प्रोफेशनल भी है। इसका सेपरेट यूट्यूब चैनल है, इसका सेपरेट इंस्टाग्राम पेज है। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करो, और बाकी का चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो तुम चेक कर लो। ये करीब मैंने 6 से 7 मिनट में तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कि मैं ये क्या करना चाहता हूँ। और इवन इसका सेपरेट स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट में भी सेपरेट पॉडकास्ट के नाम से आएगा, जो है मोमेंटम पॉडकास्ट। क्लैश नहीं करेगा। तो वहाँ पे तुम अगर स्पॉटिफाई ये सब में जा रहे हो तो तुम्हें पुराने एपिसोड्स भी दिखेंगे जो सारे हिंदी में थे। तो मोमेंटम पॉडकास्ट में जितने भी एपिसोड रहेंगे वो सारे हिंदी में ही रहेंगे, और जो इंग्लिश के थे और आगे जो रहेंगे वो अब आर्ट पॉडकास्ट में जाएंगे। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चैनल नया है, सब्सक्राइब कर लो इस पर। हिंदी पे सारे इसी में आएंगे। जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश में डिस्कस होंगे वो तुम्हारे टॉक 4712 में आते रहेंगे। टॉपिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करना चाहते हैं वो नंबर 1 ये है कि मैं स्टूडेंट से कई टाइम से, मतलब काफ़ी टाइम से डील कर रहा हूँ पर्सनल लेवल पे। मतलब मैं स्टूडेंट से बात करते ही रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब चैनल बड़ा हो गया तो मेरा टच चला गया स्टूडेंट से, क्योंकि वो मैं होने नहीं दूंगा। नहीं तो फिर चैनल भी उसी तरह से डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, कंटेंट ओरिजिनल रहेगा नहीं, और कंटेंट ऐसा बनेगा जो तुम्हें चाहिए नहीं। आज भी अगर कोई वीडियो चैनल में आता है तुम्हें ज़रूर उसका नीड लगेगा, नहीं तो किसी ना किसी स्टूडेंट को उसका नीड था, इसीलिए वो वीडियो आया है, या फिर इसीलिए वो चीज़ पॉडकास्ट में डिस्कस हुआ है। तो मैं स्टूडेंट से रेगुलर बेसिस में अभी भी बात करता हूँ। कल ही मैंने 4 या 5 कंसल्टेंसी कॉल डील किया। मैं वीकेंड्स पे डील करता हूँ इन सब चीज़ों से। तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो दिखता है एक फ्रैक्शन ऑफ लोगों में, लोग को तुम देख के पहले 5 सेकंड उनसे बात करोगे, पहले 1 मिनट में तुम पूरी तरह जज कर लोगे कि मतलब वो किस कैटेगरी का इंसान है। मैं इसे ऑब्जेक्टिफाई ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं गैस कर सकता हूँ कि प्रॉब्लम क्या रिलेटेड है। इनमें से एक कैटेगरी ये आता है जिन्हें मैं कंफ्यूज्ड कैटेगरी बोलता हूँ। इन लोगों से अगर तुम पहले 1 मिनट बात करोगे तो वो अपने बारे में ये बताए, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, फिर मैंने ये किया, फिर उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, फिर मेरा ये एग्ज़ाम नहीं निकला, फिर मेरे साथ ये प्रॉब्लम था, पर एक्चुअली मुझे कुछ और करना था। पूरा गोल गोल घूमते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ बताएंगे एक चीज़ को छोड़ के कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसा मेंटालिटी अगर तुम्हारा है, जो तुम काफ़ी कंफ्यूज्ड हो, डिसीजन नहीं ले सकते, प्रॉब्लम सॉल्व करने से दूर की बात है तुम प्रॉब्लम खोज भी नहीं सकते, और सबसे वर्स्ट पार्ट क्या है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है। तो मैं पहले आऊँगा कि ऐसा पता कैसे चले, ठीक है, कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, तुम कंफ्यूज हो काफ़ी, और इन सिंपल वर्ड्स तुम ये बोल सकते हो कि ब्रेन को सॉर्ट आउट करना है, चैनलाइज करना है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है, मैं अभी क्या कर सकता हूँ, और इससे मुझे क्या इफ़ेक्ट मिलेगा, पास्ट का कोई इन्फ्लुएंस है कि नहीं इसमें, क्या ये इंडिपेंडेंट है। ये सारे सिंपल क्वेश्चंस पूछना होता है। तो एक बार ऐसे ही एक कॉल पे मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, उसने मुझे बहुत सारा कुछ बताया कि मुझे
सिविल सर्विसेज का तैयारी करना था जब मैं 19 साल का था, 20 साल का था। पेरेंट्स ने मुझे उस टाइम पे मना कर दिया। उसके बाद मैं गेट का तैयारी कर रहा था। फिर मुझे मन ही नहीं किया क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज का तैयारी करना था, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और बहुत सारा चीज़ बोला। अभी मैं 24 साल का हूँ, तो फिर ये सारी चीज़ तुम मुझे बता रहे हो, ये पता है मुझे कैसे समझ में आता है। अगर तुम मुझसे बात कर रहे हो और मैंने तुमसे बोला कि बताओ, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है मैं तुम्हें कंसल्टेशन दूंगा और मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। और अगर तुम ऐसे स्टार्ट करते हो, पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ बैकग्राउंड, और तुम बताना स्टार्ट कर रहे हो और पहले 5 मिनट तक बस बता ही रहे हो ये हुआ वो हुआ। पहली बात तो तुम एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलोगे। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि अच्छा 8 क्लास में ऐसा हुआ, 10th क्लास में ऐसा हुआ, 12th क्लास में ऐसा हुआ, उसके बाद मेरे साथ अंडर ग्रेजुएशन में ऐसा हुआ। गोल गोल, मतलब दिमाग में पूरा खिचड़ी है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो अगर दिमाग में ऐसा मैस है तो तुम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? अरे वो छोड़ो, क्वेश्चन क्या है वही तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं जनरली जब भी किसी स्टूडेंट से ऐसे बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ रुक जाओ, वो सारे बैकग्राउंड मुझे नहीं पता करना, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में बहुत कुछ हुआ होगा, सब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी। इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। हमेशा तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम को डील करना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है। रीजंस एक्सक्यूजेज इससे स्टार्ट करने से कुछ नहीं होता। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आगे मैं सिविल सर्विसेज का तैयारी करूं कि गेट का तैयारी करूं कि एमएस अब्रॉड के लिए जाऊं, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद तुम्हारे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि फिर अगर तुम्हें पता ही है कि इन तीनों में सेलेक्ट करना है, तो सिंपल सा रास्ता है ना कि मतलब एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा कि किसमें किसे तुम फाइनेंशियली एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर किसे तुम फाइनेंशियली सेलेक्ट कर सकते हो। अगर किसी में तुम्हें जाने का मन है लेकिन पैसे ही नहीं है, एमएस अब्रॉड करने का सबसे ज़्यादा मन है, पैसे ही नहीं है, तो छोड़ो, एलिमिनेट कर दिया उसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ काफ़ी सिंपल हो जाते हैं अगर तुमने क्वेश्चन सही पूछा। अच्छा, अभी क्या करना है? ओके, मैं कंफ्यूज हूँ कि गेट दूँ या सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँ या फिर एमएस अब्रॉड करूँ। ठीक है, 3 है। सबसे ज़्यादा क्या करने का मन है? सबसे ज़्यादा तो मुझे गेट का तैयारी करने का मन है। ओके ठीक है, गेट नहीं निकला तो क्या करोगे? गेट नहीं निकला तो फिर मैं एमएस अब्रॉड करने के लिए चला जाऊँगा। बहुत अच्छी बात है। गेट होगा फरवरी 2024 में। तुम्हें उस टाइम पे पता चलेगा कि तुम्हारा गेट से कुछ होगा कि नहीं होगा। उस टाइम पे तुम एमएस का फॉर्म भरने चले गए तो फिर 1 साल और लगेगा। तो तुम्हें अभी क्या करना है? गेट का तैयारी भी करना है और साइड बाय साइड एमएस का फॉर्म्स भी भर देने हैं, ताकि तुम्हारा अगर गेट निकल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, जाओ एमटेक करो या फिर पीएसयू ले लो। अगर नहीं हुआ तो एमएस अब्रॉड करने चले गए, तब तक तुम्हारा कॉलेज का रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से सही क्वेश्चंस पूछना पड़ता है। वो लड़का मुझे ये बोल रहा है कि मेरे पापा ने मुझे बोल दिया कि जब मैं 20 साल का था कि नहीं बेटा अभी सिविल सर्विसेज का तैयारी। उसका क्या रिलेशन भाई? पहली बात तो मुझे ये बताओ, 18 साल का इंसान एडल्ट होता है ना, तुम क्यों पापा का बात सुन रहे थे भाई? तो फिर तुम आज भी जाके सुनते हो? 18 साल के भी थे तो भी तुम्हें यही प्रॉब्लम था, आज भी तुम अपने पेरेंट्स से ही जाके पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। भाई तुम्हारा पेरेंट तुम्हें कैसे बता पाएगा? कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मेरे पेरेंट को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। क्यों होगा भरोसा? पेरेंट पूरा दुनिया का भरोसा तुम पे डाल दे, तुम्हारा मोहल्ला तुम पे भरोसा करे, तुम्हारे दोस्त तुम पे भरोसा करे, तुम्हें खुद पे भरोसा ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा उसका? फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारा पेरेंट तुम पे भरोसा कर रहा है, तुम्हारा भाई तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये सच वही बात है ना, तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी इसलिए पका हुआ है क्योंकि तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या मैटर करता है और क्या नहीं मैटर करता। तुम्हें क्या करना है ना इस लाइफ में, इसमें ये नहीं मैटर करता कि तुम्हारे पेरेंट क्या चाहते हैं, तुम्हारे दोस्त क्या चाहते हैं। तुम चाहते हो उनसे इनपुट लेना, ताकि क्योंकि तुम खुद ही श्योर नहीं हो, तो तुम्हें लगता है कि उनसे पूछ लूँगा तो सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वही बात है कि तुम कहीं और जाके अपना सर मारोगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सर मार रहे हो तो उससे सॉल्यूशन मिल जाएगा। कुछ भी कर सकते हो ना तुम, करने को तो तुम सीधा चलने की जगह दीवार के अगेंस्ट भी चल सकते हो। कितना भी एनर्जी लगा दो, तुम सही रास्ते पे नहीं पहुंचोगे। जहाँ चलना है वही चलना है, जो प्रॉब्लम तुम्हें फेस करना है वही तुम्हें फेस करना है। तो जब भी ऐसा ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें मतलब लॉजिकल कि मुझे क्या करना चाहिए, सुबह उठ के मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा ब्रेन थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाए। मेडिटेट करना चाहिए। मैंने अपने लाइफ में कभी मेडिटेशन नहीं किया। अभी ऐसा हो सकता है कि तुम मेडिटेट करो तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन मैं तो उसमें एक्सपर्ट हूँ नहीं क्योंकि मैंने कभी मेडिटेट किया नहीं। लेकिन मैंने क्या किया,
भाई एक थर्ड ईयर कॉलेज से निकल के 1 साल अनएम्प्लॉयड रहने के बाद, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिफिक ऑफिसर बनने के बाद, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाके साइंटिस्ट बनने के बाद, 25 साल की एज में रिटायर होने के बाद, 3 साल खुद से अपना एम्प्लॉयमेंट चलाने के बाद, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंचने के लिए कुछ तो मैंने सही किया होगा, कुछ तो मैंने अपने दिमाग को सॉर्ट आउट किया होगा। तो वो मेथड्स मैं यहाँ पे क्लियरली तुम्हें बता दूंगा, कुछ हिडन है नहीं, ना ही रखने से मुझे कुछ पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्लियरली बता दूंगा। लेकिन पहले पॉइंट पे आते हैं हम कि पूछो अपने आप से कि ये जो तुम सोच रहे हो ये मैटर करता है कि नहीं। पहले तो ये पूछो कि तुम्हें करना क्या है, प्रॉब्लम क्या है। कुछ लोग तो ऐसे ही उदास बैठे रहते हैं, पता भी नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया, अभी सॉल्यूशन सोचो। सॉल्यूशन ये नहीं है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें 3 साल पहले कुछ और करने के लिए बोल दिया जिसकी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुआ और कुछ और हो जाता तो तुम्हारा कुछ और हो जाता, और ऐसे सॉल्यूशन कहाँ मिल रहा है इससे, कुछ समझ में आ रहा है। पहले तो तुम ये समझो कि तुम्हारा पास्ट जो है ना वो इन्फ्लुएंस नहीं करता तुम्हारे फ्यूचर को। तुम्हें जहाँ जाना है वहीं जाओगे। अभी तुम बैठ के रो सकते हो कि मेरा पास्ट ये था, उसने मुझे ये कर दिया, कुछ कर दिया, उससे तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तुम्हारा फ्यूचर बस डिपेंड करता है कि तुम अभी क्या करते हो। हाँ, पास्ट की वजह से हो सकता है तुम्हें थोड़ा लंबा चलना पड़े, थोड़ा जोर का भागना पड़े, थोड़ा दूर चलना पड़े, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़े, ठीक है, लेकिन जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच तो सकते हो ना। तो बस इतना ही तुम्हें दिमाग में रखना है कि अभी क्या करना है, अभी क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन है, क्या क्वेश्चन है। और फिर जो पॉइंट्स आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, क्या ये मैटर करता है, नहीं करता तो मैं नहीं वेस्ट करूँगा ना यार। अभी और ऐसे भी तुम्हारा क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है, अभी तुम फालतू का बात सोच नहीं सकते, नेगेटिविटी में तुम टाइम इन्वेस्ट कर नहीं सकते, डेस्परेशन का मोड है। तो फिर तुम्हें अभी बस यही सोचना है कि तुम क्या कर सकते हो। यही एक रीज़न था कि मुझे ये पॉडकास्ट हिंदी में करने का मन था, क्योंकि ये मेंटालिटी बहुत लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉडकास्ट हमेशा इंग्लिश में ही रहता है। ये सारे चीज़ों को तुम्हें समझना पड़ेगी। माइंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, तुम्हारा सोच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोच सही है तुम कुछ भी कर लोगे। एक इंसान मुझसे आके बात करता है ना और बोलता है कि मुझे प्लूटो तक रॉकेट पहुंचाना है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उसका सोच और माइंड सॉर्टेड है कि नहीं। अगर है तो प्लूटो छोड़ो, दूसरे गैलेक्सी तक पहुंचा देगा। अगर नहीं तो फिर वो स्ट्रेटोस्फेयर भी पार नहीं करेगा। समझ में आया? अगर दिमाग सॉर्टेड है तुम कुछ भी कर लोगे। मैंने एग्ज़ाम्स क्रैक किए, उसके बाद मैंने खुद का यूट्यूब चैनल भी चलाया। मैंने कम्प्लीटली इंजीनियरिंग बेस्ड करियर भी किया और कम्प्लीटली सोशल मीडिया बेस्ड करियर भी किया, खुद के कोर्सेज भी चलाए, सब कुछ किया। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दोनों चीज़ तुम कर सकते हो? क्योंकि माइंड सेम है ना भाई। माइंड अगर सॉर्टेड है तो तुम रास्ते निकाल लोगे, बस फिर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या करना है। अगर माइंड सॉर्टेड नहीं है तो फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम्हें क्या करना है। पहले तो तुम्हें माइंड को सॉर्ट करना है, उसके बाद ही तुम्हारा कुछ होने वाला है। किसी भी रास्ते में चले जाओ, एक 100 मीटर का रेस भी तुमसे नहीं होगा, या फिर तुम्हारे से एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं होगा, अगर तुमने माइंड को ऐसी ही खिचड़ी बना रखा तो। ये मैंने प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ देखा पिछले 5 साल में। मतलब बहुत लोग तो मतलब नंबर में बहुत है, लेकिन होते ऐसे 20% लोग हैं, ठीक है, जो मतलब घूमते ही रहते हैं सर्कल में। लेकिन मैंने इन सारी चीज़ों को कभी भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया उन्हें, क्योंकि टाइम लिमिटेड रहता है। लेकिन ये सबको समझना काफ़ी ज़रूरी है कि सोचे कैसे, प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक कैसे पहुँचे, और प्रॉब्लम तो पहले कैसे पहुँचे, ठीक है। चलो, इतना अगर समझ में आ गया हो तो मैं थोड़े लॉजिकल सॉल्यूशंस पे पहुंचता हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर आउट करते हैं और क्यों तुम्हारा दिमाग इतना ज़्यादा मिक्सचर बन रखा है। देखो भाई, दिमाग है, कोई लाइब्रेरी तो है नहीं जहाँ पे तुम्हारे बुक शेल्फ्स लगे हुए हैं और अच्छा ठीक है, पहले रो में फिज़िक्स के बुक्स हैं, दूसरे रो में साइकोलॉजी के बुक्स हैं, तीसरे रो में तुम्हारे फिज़िकल एक्टिविटीज़ के बुक्स हैं। ऐसा तो है नहीं। दिमाग क्या है, तुम्हारे बहुत सारे वेन्स एंड नर्व्स हैं और उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तुम्हारे हर एक इमोशंस, एंगर, लव, अट्रैक्शन, सारे कुछ केमिकल रिएक्शन से ही होते हैं, ठीक। तो ब्रेन तुम्हारा वो 3 डायमेंशंस में काम नहीं करता जिसमें तुम काम करते हो। तुम्हें सब कुछ पता, अच्छा ठीक है, वहाँ जाना है सीधा चलना है, उधर जाना है सीधा जाके राइट लेना है। ऐसा दिमाग नहीं काम करता। अच्छा ठीक है, मेरा किताब इस ड्रॉवर में है,
मेरे पेन इस ड्रॉवर में है, मेरा मोबाइल इस ड्रॉवर में है, मुझे सब पता है। दिमाग में एग्ज़ाम में बैठो, अच्छा वो कॉन्सेप्ट किस ड्रॉवर में है भाई, पता ही नहीं, क्योंकि ड्रॉवर्स नहीं है ना भाई दिमाग में, दिमाग 3 डायमेंशन में नहीं चलता। तो ये तो फिर प्रॉब्लम हो गया, दिमाग में बस मिक्सचर बना हुआ है सारा। मतलब अभी मैं एक बॉटल लेता हूँ, उसमें पानी डाल देता हूँ, उसके बाद अल्कोहल डाल देता हूँ, उसके बाद केरोसिन डाल देता हूँ, और उसके बाद नमक डाल देता हूँ। यही हो रहा ना तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि दिमाग में तो सब कुछ तुम डालते जा रहे हो, स्ट्रक्चर नहीं है ना। तो फिर जब भी तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन पुल करना पड़ेगा वो होगा नहीं। अरे प्रॉब्लम को भी तुम्हें सॉल्व करना है तो कैसे करते हो प्रॉब्लम सॉल्व? प्रॉब्लम इज ऑलवेज सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रायर इन्फॉर्मेशन। उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। अगर तुम्हारा एक बस मिस हो जाए तो ये कैसे सोचते हो कि चलो मैं ऑटो लेके दूसरे स्टॉप तक पहुंच जाता हूँ? क्योंकि तुमने पहले ऑटो लिया है और तुम्हें मैप पता है दूसरा स्टॉप वहाँ पे, तो प्रायर इन्फॉर्मेशन से ही तो हुआ। जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, प्रायर इन्फॉर्मेशन तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है, तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? एक और प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो अब मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि कैसे अपने दिमाग को सॉर्ट आउट करना है। मेरा लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है compared to almost 99% of people in this world, and it is different since 2012. Now 2012 में मैंने क्या करना स्टार्ट किया, सुनो ध्यान से। सबको पता है इंटरव्यूज़ होंगे इंग्लिश में होंगे। तुम्हें मैंने बताया कि मेरा मदर टंग क्या है, हिंदी। मैं इंट्रोवर्ट था, अभी मैं बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता हूँ। 2012 में ऐसा सिचुएशन बिल्कुल नहीं था। बहुत छोटे सिटी रांची में पढ़ा हुआ हूँ, सबको हिंदी बोलते हैं वहाँ। हमारा स्कूल नाम का इंग्लिश मीडियम, सबको हिंदी में ही बात करते थे। इंग्लिश में 2 सेंटेंस नहीं बोला जाता था। लेकिन पता है कि इंटरव्यू होगा, अगर जॉब चाहिए तो 2 सेंटेंस से बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलना पड़ेगा, ठीक। सब ने यही बोला कि इंग्लिश तो अगर तुम्हें इम्प्रूव करना है तो बोलना पड़ेगा, मिरर के सामने बोलना पड़े। पहले तो लोग बोलते दोस्तों से बात करना होगा, वैसा दोस्त तो तुम्हारा दोस्त ही नहीं रहेगा अगर तुम उससे डेली इंग्लिश में बात करो। सबको पता है, ठीक है, वो सब तो कहने की बात है ना, वो सारे फेरी टेल, इमेजिनेशन और आइडल की चीज़ तो चलते नहीं है ना रियल में। तो वो तो हुआ नहीं। दूसरा, तुम यही कर सकते हो, खुद से मिरर के सामने बोल सकते हो। तो मैंने ये बोलना स्टार्ट किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ इसे, ताकि मैं सुन लूँ। सुनने में तो बहुत वाहियात लगता है, ऑब्वियस सी बात है। पहली बार अगर तुम रिकॉर्ड करोगे, सुन लोगे तो कान से खून निकल जाएगा तुम्हारा। लेकिन सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि इम्प्रूव करना है तो गलतियाँ, अरे फिर से बेसिक में आ गए ना, कुछ भी इम्प्रूव करना है तो क्या करोगे उसमें? गलतियों को खोजोगे, गलतियों को एलिमिनेट करोगे, सिंपल है, ठीक। तो मैंने ऐसा सुनना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बात ये है ना, सुनने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। देखो भाई, ब्रेन क्या है तुम्हारा, 3 डायमेंशन में काम नहीं करता, केमिकल मिक्सचर है, ठीक। लेकिन मान लो जब तुम बोल रहे हो किसी चीज़ को, अभी मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैंने रॉकेट साइंस के 4 चैप्टर पढ़ लिए, 1 2 3 4 दिमाग में डाल दिया, वही हो गया। ग्लास में पानी लिया, अल्कोहल डाला, चीनी डाला, नमक डाला, मिक्सचर बन गया, ठीक है। लेकिन अब मैंने तुम्हें बोला चलो वो 4 चैप्टर जो तुमने पढ़ा था ना, एक्सप्लेन करो। सबको यहीं पे फंस जाओगे जब तुम एक्सप्लेन करने लोगे, आगे पीछे गोल गोल घूमो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वैसी ही चीज़ स्ट्रक्चर्ड नहीं है। लेकिन जब तुम बोलना स्टार्ट करो, अच्छा पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, बेसिक ये है, उससे ये बनता है, उससे ये कॉन्सेप्ट आता है, उससे ये बनता है, उससे रॉकेट नोजल बनता है, थ्रस्ट आता है, स्पेसिफिक इम्पल्स आता है, ये सारी चीज़ तुम बोलने लगोगे, ठीक। तो जब तुम बोल रहे हो तो स्ट्रक्चर में बोल रहे हो, जब तुम किसी को समझा रहे हो तो स्ट्रक्चर में समझा रहे हो, ठीक है। तो बोलने से चीज़ों का स्ट्रक्चर बनता है। तुम्हारा थॉट्स मैस है दिमाग में, लेकिन जब तुम उसे एक्सप्लेन करोगे तो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। समझ में आया? ये एक तरीका, ये बेस्ट तरीका है। इसीलिए जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनका दिमाग भी थोड़ा नॉलेजेबल, वाइज ऐसा तुम्हें लगने लगेगा। कुछ तो विजडम आता है ना चीज़ों को एक्सप्लेन करने से। क्यों? क्योंकि तुमने जब एक्सप्लेन किया तब तुमने उसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में बोला। इसीलिए बोलते हैं पढ़ाओगे तो और भी नॉलेज इंक्रीज़ होता है और इम्प्रूव होता है, क्योंकि जब तुम एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो स्ट्रक्चर आउट होता है। ये फ़ायदा मुझे कैसे मिला? क्योंकि मैंने पढ़ाया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 7 सब्जेक्ट कंप्लीट किए मैंने, ठीक है। बहुत लोगों को पता होगा वो सारी चीज़। तो उससे भी पहले से मैं खुद से भी बोल रहा था। अब तुम्हें ज़रूरी नहीं है पढ़ाना,
कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर में किसको ही पढ़ा रहा था, लेकिन मैं बोल रहा था, वो मैं बोल रहा था अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। इंग्लिश तो इंप्रूव हुआ ही, लेकिन माइंड भी सॉर्ट आउट हो गया। समझ में आया? ये एक लॉजिकल तरीका है, समथिंग दैट यू कैन डू ऑन अ डेली बेसिस टू इम्प्रूव योर माइंड। जैसे मैंने बोला, मेडिटेशन का मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मुझे पता है और इसका प्रूफ है, लॉजिकल प्रूफ। इस तरह से तुम्हारा ब्रेन थोड़ा चैनलाइज हो जाता है, सॉर्ट आउट हो जाता है, सॉल्यूशंस ईजी हो जाते हैं निकालना। दूसरा तरीका, अगर नहीं करना, ये अब क्यों नहीं करना मुझे नहीं पता, लेकिन चलो नहीं करना तुम्हें, तो दूसरा तरीका सॉर्ट आउट करने का क्या हो सकता है? सोचो ज़रा। मिक्सचर है, 3 डायमेंशन में ब्रेन काम नहीं करता, तो उसे कैसे करें? लिख सकते हो, जो भी चल रहा है दिमाग में उसे लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। यही सारे चीज़ आते हैं तुम्हारा जब तुम प्लानिंग करते हो। बहुत लोग के दिमाग में इतने ख्याली पुलाव पकते हैं भाई कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ये आइडिया आया, मेरा दोस्त है वो मेरा बिजनेस संभाल लेगा, मैं अपना फाइनेंस संभाल लूँगा, ये मेरा प्रोडक्ट बना देगा, अरे मेरा चाचा है वो भी हेल्प कर देगा, मेरा तो बिजनेस बन जाएगा, लाखों रुपए कमा लेंगे। दिमाग में बना लिया, कुछ लिखा नहीं। अब पहले तुम्हारा है, अच्छा मेरे चाचा, फिर ओ मेरा दोस्त, फिर ओ फाइनेंस, ऐसे चल रहा है, आगे पीछे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, पता चला कि तुम अपना बीएड कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन इसीलिए ना, जब तुम चार्ट पेपर उठाते हो, वाइट बोर्ड उठाते हो, लिखते हो उसे प्रॉपरली, प्लानिंग करते हो, तब तुम्हें समझ में आता है अच्छा पहले ये करना है, फिर ये करना है। नीचे थर्ड वाले के बिना तो फोर्थ वाला होगा नहीं, तो पहले थर्ड वाला करना है, फिर फोर्थ वाला करना है, तो फिर तुम्हें समझ में आता है कैसे करना है। समझ में आया लिखने का फ़ायदा? ये कर सकते हो प्लानिंग के मामले में। और कुछ तुम्हें थॉट एक्सप्रेस करना हो, तुमने कसम खा लिया कि मैं बोलूँगा नहीं मिरर के सामने, तो चलो भाई लिख लो। आजकल तो लिखने के लिए ना पेपर लगता है ना पेन, लैपटॉप है सबके पास, नहीं है तो मोबाइल है, तो वो कर सकते हो। रिकॉर्डिंग भी बाय द वे, अगर तुम करना चाहते हो मोबाइल निकालो रिकॉर्ड करो। पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, आइडिया भी कुछ, आइडिया तुम्हें पता है, एग्जीक्यूशन चाहिए, करना है तुम्हें ये चीज़। अब तुम सोचो, क्या ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है? क्या तुम्हारा ब्रेन में ऐसी केमिकल लोचा और मिक्सचर चलते रहता है ना प्रॉब्लम? तो एक ही क्वेश्चन है, क्या सॉल्व करना है? नहीं करना है? करना है। तो फिर आगे भी एक ही चीज़ करना है तुम्हें। चलो ठीक है, ये तरीके हैं। अगर तुम्हें मेडिटेशन से सॉल्व करना है, जाओ रिसर्च करो उस पर, मुझे तो नहीं पता कुछ, लेकिन ये चीज़ मुझे पता है, खुद पे अप्लाई किया है, 10 साल से ऊपर किया है, और लॉजिकल भी लगता है। तो ये तुम कर सकते हो, कल कर सकते हो, परसों कर सकते हो, डेली कर सकते हो अगले 5 साल तक, या फिर कल कर सकते हो और परसों तुम फिर से इंस्टाग्राम के रील स्क्रॉल कर सकते हो और फिर से रोना स्टार्ट कर सकते हो। तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ये काम तो करेगा। और ये नहीं है कि बस मेरे पे ही काम किया, 5 साल से स्टूडेंट को भी गाइड कर रहा हूँ, गिनती नहीं है कितने स्टूडेंट्स आके खुद ही बोलते हैं कि हाँ भाई बहुत काम किया ये। जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग के स्टूडेंट है वो तो ठीक ही है, लेकिन जो नहीं भी ज्वाइन किए वो भी ये चीज़ अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैंने ये फ्री में यूट्यूब में बहुत बार बोल रखा है। समझ में आया? तुमने भी बहुत बार सुना होगा शायद, ये चीज़ किया नहीं कभी, लेकिन यही डिफरेंस है तुम में और उसमें जो आगे बढ़ गए। तो ये सारे चीज़ ठीक है, सीख लिया बहुत चीज़। अब तुम्हें ये पूछना है कि कल क्या करना है या आज क्या करना है। 2 दिन बाद तुम्हें फिर से पूछना है कि मैंने हर रोज़ किया कि नहीं उन दोनों दिन, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या क्या एक्सक्यूज़ है मेरे पास, क्या किसे किसे ब्लेम कर सकता हूँ मैं। ये सारी चीज़ करने, वो कमज़ोरों वाली चीज़। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें अपने ब्रेन को थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेना। समझ में आया? सिंपल है काफ़ी, कोई भी चीज़ जो भी तुम्हें करना है काफ़ी सिंपल होता है, मुश्किल होता है लेकिन सिंपल होता है। ठीक है, लोग आसान रास्ता खोजना चाहते हैं, शॉर्टकट बता दो, इसमें वो सब चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, क्योंकि आसान रास्ता नहीं होता कोई भी चीज़ के लिए जो तुम्हें सच में चाहिए। आसान रास्ता बेड तक होता है सोने के लिए। ठीक है, उससे तुम्हें कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, बाकी तुम्हें कुछ भी करना है, बॉडी बनाना है, इंजीनियरिंग करना है, साइंटिस्ट बनना है, एक्टर बनना है, डांसर बनना है, कुछ भी करना है, मुश्किल ही है। ठीक है, मतलब एफर्ट लगेंगे, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, रास्ता तुम्हें पता है। कोई भी चीज़ ऐसा मैंने नहीं बोल दिया जो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद पता चलता है। ठीक है, वो मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, समझ में तुम्हें आया होगा सब कुछ, लेकिन अप्लाई करोगे कि नहीं ये तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है,
चलो कम से कम अब आगे जाके ये तो नहीं बोल पाओगी मुझे पता ही नहीं था, ठीक है, पता तो चल गया। चलो अभी थोड़ा देर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक काफ़ी डिमांड का है ना। इंडिया में कुछ भी किया किसी ने भी एकेडमिक फील्ड में तो एग्ज़ाम तो ज़रूर दिया, ठीक। मैंने भी बहुत एग्ज़ाम दिए। अभी इंडिया के बाहर सेम चीज़ नहीं है, लेकिन अभी तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो इंडिया के बारे में ही बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। और उन कुछ देशों में जहाँ पे लोग हिंदी समझते हैं, ठीक। चलो लेकिन इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। अभी मैं ये नहीं बात करूँगा कि गेट एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करते हैं, लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन का तैयारी करने में इंसान क्या क्या सीख जाता है। अब ये सारे चीज़ भी नहीं बोलूँगा कि चलो प्लानिंग सीख जाता है, मैनेजमेंट सीख जाता है, हार्ड वर्क करना सीख जाता है, हार्ड वर्क के बाद रिज़ल्ट मिलता है, ये समझ में आ जाता है उसे, ठीक है। ये सब चीज़ बोला गया है पहले, ठीक है। नहीं बोला गया, नहीं सुना है, नीचे कमेंट करो, मुझे बता दो। और बाय द वे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना क्या बोलूँ मैं, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ था मैं, हाँ। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन से मेनली क्या फ़ायदा होता है लॉजिकली, ठीक है। लॉजिक पे आते हैं। ये क्या है ना कि मैंने बहुत लोगों को देखा अपने करियर में, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन दिए और जो नहीं भी दिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन नहीं दे के भी कोर फील्ड में है, ऐसा भी हो सकता है, कैंपस प्लेसमेंट, ऑफलाइन प्लेसमेंट, जो भी है, वैसे लोगों को भी देखा मैंने। लेकिन जिन्होंने भी गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन का तैयारी किया है, एक बात पक्का है कि उनका अंडर ग्रेजुएशन का जो सिलेबस कंप्लीशन है वो काफ़ी सॉलिड होता है। क्योंकि जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन का तैयारी नहीं किया, वो एक सेमेस्टर पढ़ते हैं, वो सेमेस्टर पास करते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ते हैं, पहले सेमेस्टर को भूल जाते हैं। लेकिन जिन्होंने भी गेट एग्ज़ाम का तैयारी कर लिया, उन्होंने पूरा 4 साल एक एग्ज़ाम की तरफ फोकस किया है। उन्हें ये सब्जेक्ट आता है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं आता है, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर अच्छा से जम के तैयारी कर लिया किसी ने, तो उन्हें वो इंजीनियरिंग का फील्ड आता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। ऐसा नहीं बोलूँगा कि हाँ एप्लीकेशन आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, जीनियस है, साइंटिस्ट बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। लेकिन उन्हें अंडर ग्रेजुएशन का सिलेबस बहुत ही पक्का हो जाता है। ठीक उसी तरह जिन्होंने भी IIT JEE का तैयारी अच्छा से कर दिया, रिज़ल्ट आए नहीं आए, 11-12 का फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ सॉलिड हो जाता है उनका। अगर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये बॉक्स है ना, तो इसके अंदर का 100% उनका क्लियर हो जाता है अगर उन्होंने तैयारी कर लिया। क्योंकि सेम चीज़ है ना, ऐसा नहीं है कि ठीक है मिड टर्म दिया, फिर फाइनल एग्ज़ामिनेशन दिया, फिर भूल गए। उन्हें 2 साल को पकड़ के रखना पड़ता है, और उसके पहले के भी जितने साल है जिनका एप्लीकेशन है। तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन जो है, मानो या ना मानो, अच्छे स्टूडेंट्स बना रहा है। और मैं बता रहा हूँ ये बात अमेरिका पहुँचने के बाद, कि अमेरिका में जिनका एजुकेशन किया हुआ है, चूँकि उनके लाइफ में कभी भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन नहीं आता, वो सब कुछ भूल चुके रहते हैं। जब तक उनका अंडर ग्रेजुएशन ख़त्म होता है, वो 3rd सेमेस्टर तो कब का भूल गए। बेसिक हीट ट्रांसफ़र भी उन्हें याद नहीं है, बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स भी याद नहीं है उन्हें। और इंडिया में भी जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी नहीं की, वो भी भूल गए। मैंने इंडिया के भी बच्चों को देखा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी नहीं की है, या फिर यहाँ पे बाहर पढ़ने आ गए सीधा MS करने। MS करना तो बहुत ही आसान है भाई गेट निकालने से। अगर तुम्हें ये बात ना पता हो, MS के लिए अगर तुमने अप्लाई कर दिया ऑल अक्रॉस 20 कॉलेजेस में, तुम्हारा होना ही होना है। जर्मनी में अप्लाई कर दिया, US में अप्लाई कर दिया, गेट में तुम कभी नहीं बोल सकते तुम्हारा होना ही होना है भाई। हो गया तो भी नहीं होता गेट में। मान लो कि तुम्हारे 60 नंबर आ गए, 60 नंबर इज 60%, 60 नंबर इज़ लाइक यू आर अबव 98 परसेंटाइल। 98% लोगों को तुमने पीछे छोड़ दिया, तभी भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस है एक जगह जहाँ पे कंपटीशन है, दूसरे जगह जहाँ पे कंपटीशन नहीं है। तो जब तुम इस कंपटीशन के लिए ढंग से तैयारी करते हो, तब तुम्हें वो सब्जेक्ट को और वो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग को या फिर ब्रांच ऑफ साइंस को अच्छी तरीके से समझना पड़ता है, प्रॉपरली, कॉन्सेप्चुअली। तो वो अंडर ग्रेजुएशन सिलेबस को बहुत पक्का कर देता है। और ठीक उसी तरह 11-12 के पोर्शन को, हाई स्कूल को
तुम्हारा बहुत मजबूत कर देता है। ये चीज़ है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फ़ायदा। अब फ़ायदे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ घाटा भी होगा ही। घाटा उसी में छुपा हुआ है कि तुमने बेसिक को तो बहुत मजबूत कर दिया, 18 साल 19 साल, और पहले से ही चलते हैं IIT JEE से ही चलते हैं, 16 साल का एज, 17 साल का एज, 18 19 20 21 22, सबसे ज़्यादा शाइनी पार्ट है तुम्हारा ब्रेन का। इंक्विजिटिव हो तुम, यंग हो, क्वेश्चंस है तुम्हारे दिमाग में, कुछ करने की इच्छा है, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो इस लाइफ में, तुम्हें एक्सप्लोर करना है बहुत सारे चीज़ों को। वो सारा चीज़ गया गटर में, क्योंकि जब तक तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो तुम्हारे पास कभी टाइम नहीं रहेगा इधर उधर घूम के देखना। अब तुम तैयारी कर रहे हो इतना मेहनत करके, इंडिया के बाहर या फिर इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बाहर, इंडिया में ही या फिर इंडिया के बाहर चले गए तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ही तुम्हें नहीं दिखता। कभी भी तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि 12 घंटा हम पढ़ाई कर रहे हैं और 6 महीना साल 2 साल तक हम कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। इंडिया में देख लो, 6 क्लास से तो IIT JEE का तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, सही है गलत है जो भी है, लेकिन इतना एफर्ट दे दिया एक पर्टिकुलर चीज़ में तो उसका तो मास्टरी हो जाएगा ना यार। सिंपल सा बात है कि कोई भी चीज़ को मास्टर करने के लिए क्या चाहिए, 10,000 घंटा। यहाँ पे तो कितने घंटे लगा दिए उस तरह के, ठीक है, तो वो तो भाई पक्का हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। लेकिन भाई क्वेश्चन पूछने का आदत, सोचने का आदत, बॉक्स के बाहर, इंस्ट्रक्शन के बगैर। दूसरा प्रॉब्लम यही है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, पूरा रास्ता चिकना बना रखा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, ये सारे टेस्ट सीरीज दे दो। भाई तुमने खुद से कब सोचा क्या करना है? उस बंदे को बोलो जॉब छोड़ो आज बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ नहीं समझ में आएगा उसे। बोलेगा बिजनेस स्टार्ट करने का कोचिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? नहीं है, बना नहीं। समझ में आया? एजुकेशन के पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट का इंडस्ट्री क्यों बन गया? लाखों लाख लोग तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल है, लाखों लाख लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या बिजनेस? नहीं ना। अगर कर रहे होते तो वहाँ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बन जाता, ठीक है। और दूसरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पागलपन और गवर्नमेंट कॉलेज का पागलपन तुम्हें पता ही है, इंडिया के हो तो हो गई मोस्ट लाइकली, तो समझ में आ रहा है। फ़ायदा है तो घाटे भी हैं, लेकिन भाई ये फ़ायदा जो है वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो किसी तरह तुमने अगर घाटों को कंपनसेट कर दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन अभी मैं बैठा हूँ तो अपना ही लेता हूँ। जॉब छोड़ दिया ना मैंने 25 साल के एज में, 2 एग्जामिनेशन तो मैंने बार्क और इसरो के क्रैक किए ही, गेट को भी 3 बार क्रैक किया मैंने, IIT बॉम्बे में भी एडमिट हो गया था मैं। तो सारे वो चीज़ किए जो कन्वेंशनली करना चाहिए था या करना पड़ा मुझे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इट वाज 100% फेयर। कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं कि धांधली हो गया एग्ज़ाम में, भाई मैंने तो अच्छा किया था लेकिन पीछे किसी को जैक लग गया और उसका निकल गया। भाई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में इट इज़ 100% फेयर। बल्कि बार्क और इसरो जहाँ पे मैंने काम किया था वहाँ तो कोटा भी नहीं था, समझ रहे हो? या मुझे लगता है मेरे ईयर में हैंडीकैप कोटा तक नहीं था, कोई भी कोटा नहीं, इतना फेयर। पैसे क्या लगे? कुछ भी नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट का तैयारी करने के लिए जो भी लगा, लेकिन उसके बिना भी तुम कर सकते हो। आजकल तो बिल्कुल पॉसिबल हो गया जितना इंटरनेट में रिसोर्स है। तो इतना फेयर तुम, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन घुस रहे हो, दैट इज़ एज गुड एज नासा। अभी तुम ये अकम्पलिशमेंट ये सब की बात मत करना कि नासा ने ये किया, इसरो ने ये किया, फ़र्क नहीं पड़ता भाई। इट इज़ द स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, दी ओनली स्पेस ऑर्गेनाइजेशन फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नासा इज़ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इज़ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जक्सा इज़ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से तुम यू कैन कीप गोइंग ऑन, ठीक है। लेकिन बात ये आता है कि तुम वैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी छोटे सिटी से उठ के एक एग्ज़ाम क्रैक करके फेयरली जा सकते हो। 100 रुपये थे एप्लीकेशन फ़ीस इसरो के उस साल 2018-2017 जब मैंने दिया था। अभी 200 कर दिया है, चलो ठीक है, वो तो तुम्हें पता ही है कि रुपए का क्या हालत हो रहा है, लेकिन कोई भी कर सकता है ना। ये बेनिफिट को तुम भूल नहीं सकते। तो ये सारे बेनिफिट तुम्हें मिल रहे हैं, और अगर तुमने थोड़ा सा सोच अलग कर दिया, सबने बोला था मुझे इसरो का जॉब मत छोड़ना, ऐसे गवर्नमेंट जॉब कौन ही छोड़ता है, गवर्नमेंट जॉब छोड़ो, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ो, गजेटेड ऑफिसर पोस्ट है वो, कौन छोड़ता है?
दुनिया मतलब पूरे कंट्री में कोई भी, तुम अगर इसरो के साइंटिस्ट हो ना, तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता, कंपनी से कोई भी नहीं निकाल सकता। ये बात भाई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जानते हैं, ठीक है। तो तुम क्यों छोड़ रहे हो? सोच थोड़ा सा डिफरेंट करने का ज़रूरत है कभी कभी। मैंने ये नहीं बोला कि मतलब सोच डिफरेंट करने का हमेशा मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन निकालो और फिर जॉब छोड़ दो, फिर तुम सोच डिफरेंट कर ही नहीं रहे हो, तुम तो मेरा ही सोच को कॉपी कर रहे हो ठीक है। बात ही यहाँ पे सोच डिफरेंट करने का, ठीक है। कि लोग कई बार अपने आप से पूछना बंद कर देते हैं कि मुझे क्या करना है और मैं क्या और कर सकता हूँ, और मतलब जो मैं क्या कर सकता हूँ उसे भी लिमिट करना स्टार्ट कर देते हैं बेस्ड ऑन अगल बगल लोग क्या कह रहे हैं। और दूसरा, सेफ्टी का तो एक प्रॉब्लम है ही, जिससे बहुत ही प्रेम है हम लोगों को कि भाई सेफ़ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 2 महीना अगर सैलरी नहीं आया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं होगा, 10 प्लेट बिरयानी और बाहर का खाना कम खाओगे, और कुछ नहीं होने वाला। कटौती करके कुछ कुछ करके आदमी चला ही लेता है अपना काम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी से जाके मांग लो, तुमने रिस्क लिया है तो भरपाई भी तुम ही करोगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता, थोड़ा कंफर्ट का कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सेफ ऐसा कुछ नहीं है मर ही जाओगे जॉब छोड़ दिया तो, वो अनसेफ होता है, ठीक। तो यही बात है कि मेरे को भी मतलब बचपन में तुम्हें पता ही, मेरे मेरे फादर पूरा लाइफ सर्विस किए। कोई भी अपने पूरे ख़ानदान में ऐसा कोई भी नहीं है कि बिजनेसमैन है कोई, ठीक है। अपने को बचपन में सब कोई बोलते थे अरे गुजराती है तो वो तो बिजनेस उसके खून में है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें सीखना पड़ता है। तुम्हारे खून में क्या डाला है भाई किसी ने? तुम्हारा पूरा मतलब ऐसा कुछ स्टडी पता चला था कि 1 साल में तुम्हारे बॉडी का हर सेल चेंज हो जाता है। जो तुम्हारे बॉडी में अभी जितने सेल्स हैं ना, एक भी सेल 1 साल पहले नहीं था, सब रिन्यू हो जाता। क्या है खून में? खून भी रिन्यू हो गया। वो तो सीखना पड़ता है ना। तो फिर अगर बॉडी के सारे सेल अगर रिन्यू हो जा रहे हैं तो तुम क्या हो? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम्हारी सोच, क्योंकि वो कंटिन्यू है। तुम्हारा मेमोरी, क्योंकि वो कंटिन्यू है। तो ये सारे चीज़ एक इंसान को डिफाइन करते हैं, समझ में आया? तो अब ये सोच को तुम किस चीज़ से लिमिट कर रहे हो, आज तुम्हें ये पूछना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग मतलब ये कन्वेंशनल पाथ में घुसे, एग्ज़ाम निकाल के बहुत मेहनत किया, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन उसकी वजह से वो उस चैनल और उस केव में घुसते गए कि वो बाहर का सुनना ही बंद कर दिया और ख़ुद का सोचना ही बंद कर दिया, जिसके वजह से वो अब उसी रास्ते में चल रहे हैं जो शायद उनका एम नहीं था, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद ना वो खुशी ना 1 से 2 महीने की ज़्यादा लास्ट नहीं करता, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब का प्रॉब्लम नहीं है, वो इंसान की फितरत है कि उन्हें कुछ भी मिल जाता है, उन्हें कुछ और चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कुछ और चाहिए ना तो तुम कुछ और कर रहे हो क्या उसके लिए, कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो? ये सारे चीज़ डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, समझ में आया? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बिज़नेस तुम्हारे खून में है या सर्विस तुम्हारे खून में है, ये तो कुछ भी नहीं होता। जेनेटिक्स और ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता, मुझे तो जहाँ तक लगता है। वो दूसरी बात है कि तुम एथलीट हो और तुम्हारा 6 जनरेशन एथलीट था तो तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा। एग्जाम्पल्स तुम्हें दोनों साइड के हमेशा मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। फिर से वही मेंटालिटी का बात हुआ। अल्टीमेटली जब भी हम सोलो करते हैं तो बात मेंटालिटी पे भी आ जाता है, और मेरा पूरा एम ही यही है इन पॉडकास्ट के थ्रू कि मुझे इन सारी बातों को शेयर करना है ताकि लोगों को पता चले। और मेरे को क्या है, मैं 2 एग्ज़ाम क्रैक करके अपना जॉब कर सकता था, या अभी भी मैं अपना काम कर ही रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे डिपेंडेंट हूँ, कभी भी नहीं रहा मैं, लेकिन ये थॉट मेरे साथ ही चला जाएगा। अब ऐसा कोई गोल्डन ऐसा कुछ है कि नहीं कि इसके बिना दुनिया नहीं चलेगा, लेकिन इनमें से कई सारे थॉट तुम्हारे दिमाग में भी होंगे। तुम्हें अफर्मेशन नहीं मिल रहा, मुझे अफर्मेशन कैसे मिल रहा है? मेरे पीछे के अकम्पलिशमेंट्स हैं। आज मैंने अकम्प्लिश किया तो हाँ, जो भी मेरा उस टाइम पे थॉट प्रोसेस होगा वो सही होगा। आज मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिल रहा है तो सही होगा। कई लोगों के पास कुछ नहीं होता। मैं कुछ बहुत ही कम परसेंटेज यहाँ पे होंगे जिन्हें याद होगा एक ब्लॉग सीरीज जिसका नाम था समथिंग फ्रॉम नथिंग। याद है किसी को? नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कुछ लोगों को याद होगा। समथिंग फ्रॉम नथिंग का मतलब ही क्या है? 2016 जून में मेरे पास कुछ भी नहीं था, जॉब नहीं था, कोई पास्ट अकम्पलिशमेंट नहीं थे, कुछ भी नहीं था। किसके बेसिस में मेरा लाइफ आगे बढ़ेगा? तो वो समथिंग
नथिंग से बनाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, कुछ तो सही करना होगा। सबके पास वो पास्ट अकम्पलिशमेंट और मेडल का कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन वो थॉट हो सकता है कि हाँ क्या काम कर सकता है, और बाकी तो फिर तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो इस पॉडकास्ट में तो हमने बहुत सारे चीज़ डिस्कस कर लिया। अभी क्या है कि और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन मैं जब भी कुछ को डिस्कस करता हूँ तो काफ़ी डिटेल में जाने लगता हूँ और कम ही टॉपिक डिस्कस होते हैं, पर उसका कोई टेंशन नहीं है क्योंकि पॉडकास्ट आते रहेंगे। मैंने बोल दिया कि ये रेगुलर है तो ये रेगुलर ही होगा। ठीक, अभी क्या है कि कुछ सर्विसेज मेरे वेबसाइट में तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पता है भी तो भी सुन लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ नए हैं और शायद तुम्हें ये पता ना हो। तुम्हें क्या पता कि तुम्हें क्या नहीं पता तो इसलिए सुन लेना चाहिए। तो ashishtalk.com में अगर तुम जाओगे तो पर्सनल टेलीफोनिक कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो। काफ़ी सिंपल स्ट्रीमलाइन सिस्टम है। पहले तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, तो मेल करना पड़ता था, उसके बाद रिप्लाई आएगा, फिर तुम्हारा टाइम सेट होगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है, टाइम स्लॉट तुम खुद सेलेक्ट करते हो, रजिस्ट्रेशन करके बात ख़त्म। वेबसाइट में तुम्हारा खुद का ये अकाउंट ये सब बन जाता है, तो तुम परचेज़ करने के बाद तुरंत रजिस्टर ना भी करो तो भी वो तुम्हारे अकाउंट में रहता है। काफ़ी कन्वीनियंट है। दूसरा, अगर तुम्हें ये ना पता हो और तुम एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी डिसएडवांटेज में हो, क्योंकि एक फ्री का कोर्स बना हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अ कंप्लीट गाइड, जो कि तुम्हें रजिस्टर तो करना ही चाहिए, बल्कि डेली बेसिस में उसे फॉलो भी करना चाहिए। टारगेट बनाना चाहिए कि मेरा एक वीडियो ना छूटे इसमें, क्योंकि वो इतना स्ट्रक्चर्ड मैनर में बना हुआ है। जो मैंने पूरी 4 साल लगा के जो उस कंटेंट को बनाया, इतना स्ट्रक्चर्ड मैनर में बना हुआ है कि तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तुम्हें यूट्यूब खोलने का भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस एक एक करके उसे देखते जाओ और तुम्हें समझ में आ जाएगा। डिवाइड किया हुआ है कि इस मंथ में तुम्हें यही जानना है, इसके बाद वाला अगले मंथ देख लेना। समझ में आया? हर पॉइंट, हर पार्ट ऑफ प्रिपरेशन का ध्यान से कंसिडरेशन रखा गया है वहाँ पे। ठीक, उसके अलावा इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बता दिया था मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही थोड़े मेथड्स बताए, लेकिन एक पूरा 1 मंथ का कोर्स है जो मैं 2020 अक्टूबर से रन कर रहा हूँ। 100 स्टूडेंट्स आए निकले, बहुत लोग गए, बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और अभी उसका कॉस्ट मिनिमम है, क्योंकि मैं कॉस्ट कंटिन्यूस घटाते जा रहा हूँ, क्योंकि वेबसाइट को मैं इम्प्रूव करते जा रहा हूँ। तो तुम जाके उसमें रजिस्टर कर सकते हो। 1 मंथ का प्रोग्राम है। तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा कि अपना स्पोकन इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें। अब तुम्हारे सामने ही प्रमाण बैठा हुआ है ना यार। मैंने क्या बोला, हिंदी मेरा मदर टंग है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा इंग्लिश में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन वो इंग्लिश कैसे पहुँचा मैं, तो मुझे लग गए 6 साल। मेरे स्टूडेंट्स पिछले 2 से 3 साल से बस 1 महीना में वो सेम इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, क्योंकि भाई मैंने 6 साल लगाया तो ज़रूरी थोड़ी है सबको लगाए। मुझे पता है कैसे किया मैंने, तो अब मैं तुम्हें कॉन्साइज करके बता सकता हूँ। ठीक है, बहुत डेवलपमेंट के थ्रू वो पार हुआ है, बहुत रिफाइनमेंट के थ्रू पार हुआ है। अभी वो कोर्स परफेक्ट है। लिंक छोड़ दूंगा, आर्ट ऑफ स्पीकिंग नाम है उसका। ठीक, बाकी तो तुम अपना टॉपिक्स, ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में डालते रहो। इंस्टाग्राम का जो पेज है उसे फॉलो कर लो। एंकर और स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, सब में एक सेपरेट मोमेंटम पॉडकास्ट के नाम पे होगा, तुम उसे फॉलो कर लो। रिव्यू स्टार वार जो भी मिला तुम दोगे तो फ़ायदा मेरा भी है, तुम्हारा भी है। पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं, लोगों के साथ शेयर करो। ये अभी नया है, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेंटालिटी पहुँचे, ताकि थोड़े तगड़े इंसान बने लोग। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो रोने ना लगे, उसे सॉल्व करे। स्ट्रॉन्ग लोगों की ज़रूरत है इस दुनिया में। ठीक है, चलो ठीक है, इसे यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए